हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैं देखा था कि कैसे आपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी थी और हमने सारे उसमें ऑपरेशन कर लिए थे। हमने इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, हमने सारे फंक्शंस कर लिए थे। अच्छा, अब रेस्टफुल जो एपीआई है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हम उसको एक सर्वर बना लें। उस सर्वर के अंदर हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आएँ। ठीक है, तो उससे उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो प्रोसेस कैसे होता है, क्या चीज़ होती है रेस्टफुल एपीआई, क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस होता है इसका। ठीक है, तो व्हाट इज़ रेस्ट? ठीक है, रेस्ट है क्या? रेस्ट ये है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। कि आपने कोई भी स्टेट जो पास करनी है, जो इन्फॉर्मेशन पास करनी है, वो किसी न किसी स्टेट में पास करनी है। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट रिक्वेस्ट पास करें, गेट पास कर रहे हैं, ठीक है जी, पुट पास कर रहे हैं, डिलीट पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, कौन सी स्टेट आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है वो एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में बनाई जाए। फॉर एग्जांपल आप उसको पाइथन में बना लें, चाहे उसको सी शार्प में बनाएं, चाहे उसको पीएचपी में बनाएं। उसके थ्रू आप उस जो एपीआई बनाई हुई है उसके अंदर कोड चेंज नहीं होगा, वहाँ से आपने सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो आपको पास कर देगा। इस फ्लो को हम डायग्राम के थ्रू ऐसे समझते हैं। देखिए हमारे पास ये सिंपल डायग्राम है, ये आपके पास एप्लीकेशन बनी हुई है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म में बनाएं। फॉर एग्जाम्पल पीएचपी में बना सकते हैं, सी शार्प में बना सकते हैं। सी शार्प मतलब ASP.NET हो गया, jQuery है, पाइथन है। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन है। और भी आपके पास फॉर एग्जाम्पल टूल्स हो सकते हैं, लाइक आप AngularJS यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो एपीआई आपने एक दफ़ा बनाई हुई है, जिसके अंदर आपके पास इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट और भी दूसरे फंक्शंस पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो वो क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट आएगी किस फॉर्म में आएगी, आपको पता है, आपको गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट आपके पास होती है रिक्वेस्ट। ठीक है, वो आपके पास रिक्वेस्ट है, वो किस फॉर्म में, वो आपके क्या कहते हैं इनकोडेड यूआरएल के थ्रू भी हो सकती है, वो आपके जेसॉन फॉर्मेट में भी हो सकती है रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर नोड जेएस का काम क्या है? फॉर एग्जांपल मैं नोड जेएस की एपीआई बना रहा हूँ, तो इसके लिए नोड जेएस ने मैंने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर सारे फंक्शंस रखे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा। ठीक है, उसके अंदर अगर इंसर्ट करना है तो कमांड भेजेगा डेटाबेस को, वो जाके डेटाबेस के अंदर चेंज करेगा, कुछ भी एनीथिंग एल्स। तो दिस इज़ अ सिंपल रिक्वेस्ट। जो भी यहाँ से अपडेट होकर रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंसर्ट किया, अपडेट किया, सेलेक्ट किया है, तो इसने वापस एपीआई को भेजेगा। एपीआई जो है इसको रिस्पॉन्स बैक करेगा। अब रिस्पॉन्स बैक किस फॉर्मेट में होता है? ज़्यादातर जेसोन आजकल चल रहा है, जेसन फॉर्मेट होता है, तो उसी फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन को सेंड करते हैं। तो वो एप्लीकेशन आपको क्या करती है, डिस्प्ले करवा देती है कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंसर्ट और डिलीट। इसका रेस्ट एपीआई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्टेटलेस है। मतलब आपको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा आपका सर्वर एक जगह पड़ा हुआ है और आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई लैंग्वेज आप उठा लें। अभी तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये आती है PHP, सी शार्प, jQuery, इसमें रूबी भी आती है, पर्ल एक लैंग्वेज है, उसके अंदर आप उसको कॉल करा सकते हैं। मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप किसी रेस्ट एपीआई को कॉल करा सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपको बार बार कोड करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। पीएचपी के अंदर क्या जी, आपने इंसर्ट का कोड दोबारा से लिखना है, सी शार्प के अंदर आपने दोबारा से लिखना है कोड। ठीक है, तो आप जिस मर्जी एप्लीकेशन के अंदर इस एप्लीकेशन में बनाएं और उसको कॉल आप नोड जेएस के अंदर बनाएं। नोड जेएस आपका फॉर एग्जांपल डाटा एक्सेस लेयर बन जाएगी, जो कि एक सेपरेट लेयर पड़ी हुई है। ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं है। प्लस इसमें ये होता है कि आपका जो काम करने की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल नोड जेएस एपीआई मैंने बना ली, एप्लीकेशन कोई और बंदा बना रहा है, डाटाबेस कोई और बंदा बना रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल टीम जो बनी हुई है, टीम में डिवाइड हो जाता है काम। फॉर एग्जांपल ये आपने एपीआई पे काम करना है, आपने ये डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसके अंदर टेबल्स बनाने हैं, रिलेशनशिप बनाने हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर कोई और काम कर रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के भी दो प्रोसेस होते हैं, फ्रंट एंड होता है डेवलपमेंट, और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड पे कोई और काम कर रहा होता है और बैक एंड पे कोई और काम कर रहा होता है। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस। मैं ज़रूरी समझता था कि आपको रेस्टफुल एपीआई का पता होना चाहिए, वो काम कैसे करती है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो अब आज हम क्या करते हैं, चलते हैं इसको लेके चलते हैं। एक हम गेट रिक्वेस्ट फाइंड करते हैं पीएचपी के अंदर, हम एक टेम्पलेट बनाते हैं छोटा सा। मैं टेम्पलेट दोबारा नए सिरे से क्रिएट नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं बिल्ट इन टेम्पलेट जो है नेट से उठा के उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि एपीआई को कॉल कैसे किया जा सकता है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ पीएचपी से। हम कोशिश करेंगे सारे फ्रेमवर्क को देखें, पीएचपी भी देखें, सी शार्प के अंदर कैसे कॉल होती है, पाइथन के अंदर कैसे कॉल होती है एपीआई की। हम ये सारे जो प्रोसेस हैं वो हम देखेंगे, तमाम एप्लीकेशंस बनाएंगे हर प्लेटफॉर्म के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पीएचपी है, और पीएचपी के अंदर हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और डाटा हम रिट्रीव करेंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है गाइस, तो अब लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से वीडियो स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ।
अब PHP के लिए देख लें, जो PHP को यूज़ करता है उसके लिए ज़रूरी है कि PHP को रन करने के लिए उसके अपाची सर्वर होना चाहिए, ठीक है, और डेटाबेस के लिए आपके पास MySQL होना चाहिए। तो मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है XAMPP, ठीक है। आप अपाची का पूरा एक टूल वो भी डाउनलोड करके चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ XAMPP, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर, मैं XAMPP के फोल्डर के अंदर जाऊँगा, htdocs, ठीक है, इधर से आपकी फ़ाइल कॉल होगी, ये htdocs हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी REST API, ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और ये सिलेक्ट फोल्डर किया मैंने। इसके अंदर फाइल बना रहा हूँ जी मैं index.php, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट फाइल बनाई है। इस फाइल के अंदर हम बूटस्ट्रैप का है कोई टेम्पलेट उठा लेते हैं इंटरनेट से, जो वो सबसे अच्छा मेरे ख्याल में टेम्पलेट जो मिलते हैं W3 स्कूल वाले देते हैं, तो उन्हीं से हम टेम्पलेट लेते हैं और यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ जी बूटस्ट्रैप 3 और यहाँ पे आप देखें बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल W3 स्कूल पे आ जाएं और इसमें जो है आप आ जाएं BS बूटस्ट्रैप नैव बार। इसमें पूरा एक एप्लीकेशन इन्होंने नीचे बनाई होगी, पूरा पेज बनाया होगा, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली उन्होंने पूरा बनाया हुआ है एप्लीकेशन, इसको हम यूज़ करते हैं। ये कोड मैं कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ बूटस्ट्रैप समझाना नहीं है आपको, मेरा मकसद ये है API को आपने कैसे डिफाइन करना है, इसलिए मैंने टेम्पलेट उठाया है और उसको पेस्ट कर दिया। बूटस्ट्रैप के ऊपर मैंने बड़े लेक्चर दिए हैं, मेरी चैट एप्लीकेशन, अगर आपको बूटस्ट्रैप के ऊपर काम करना है, मैंने चैट एप्लीकेशन की बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक आप बताया था कैसे आपने काम करना है, किस तरह आपने रिस्पॉन्सिव सेट करना होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरी चैट एप्लीकेशन जो मैंने बनाई थी, वो भी सीरीज़ अच्छी है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं जी, हाँ, शॉप API, ठीक है, क्योंकि हमने शॉप के लिए बनाया था तो शॉप API कर लेते हैं इसका वेबसाइट का नाम। उसके बाद पेज 1 फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ऑल प्रोडक्ट्स की बजाय सिर्फ प्रोडक्ट्स लिख लें, ठीक है। इसको हम दे देते हैं index.php। इसी तरह आगे जो भी पेजेस के नाम होंगे वो करेंगे। बाकी मैं इसको साइन आउट को मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब हम इसको पेज को देख लेते हैं। ये पेज हमारा चल रहा है, लोकल होस्ट मेरा 8030 पे चल रहा है और मैंने इसको सेव किया हुआ है REST API/index.php, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टेम्पलेट बन गया। इस टेम्पलेट को अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं थोड़ा सा तो वो भी कर सकते हैं, वो मैं कर लेते हैं यहाँ पे स्नैप बार को उठाएं आप और इस कंटेनर के अंदर पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स, अब हम यहाँ पे करेंगे सारी प्रोडक्ट्स को शो कराएंगे। तो हमें यहाँ पे लिख दूँ जी ऑल प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का टेबल हमारे पास एग्जांपल ओपन है, हम यहीं पे जाते हैं, टेबल की ऑप्शन ढूंढते हैं BS टेबल, ठीक है। आपके पास मल्टीपल आ जाती हैं ऑप्शंस, आप यहाँ से कोई भी टेबल की एग्जांपल उठा सकते हैं, ठीक। कलरफुल भी है, आई थिंक माउस होवर वाली ले लेते हैं एग्जांपल, या ये वाली, ठीक है। ठीक है, टेबल मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने पेज रिफ्रेश किया, ऑल प्रोडक्ट्स आ गया। अब इस ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास देखें डेटाबेस के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन थी। ये जो मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है, पिछली वीडियोस मेरी चल रही हैं सीरीज़, ठीक है जी, REST API वाली, वो पूरी देखें। उसके अंदर मैंने कैसे क्रिएट किया डेटाबेस को वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स का टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर PID है, P टाइटल है, P डिस्क्रिप्शन है और प्राइस है। तो आप कॉलम चेंज कर लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्या था जी, प्रोडक्ट टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और प्राइस,
ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब नीचे वाली जो इंफॉर्मेशन है ये वाली, ये आपकी क्या कहाँ से आएगी, ये आपके जो आपका क्या कहते हैं, जो आपने एपीआई क्रिएट की हुई है वहाँ से आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीएचपी का कोड करेंगे। जो मैं पीएचपी का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है PHP 7। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे, जो बंदे PHP के अंदर इसको काम करना चाह रहे हैं, इस एपीआई को फैच करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो उसके लिए PHP का मैं यहाँ पर टैग डालूँगा। ठीक है, आप सेपरेट फाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी फाइल के अंदर इसको लेके चल रहा हूँ। आप क्लासेस बनाकर और क्लासेस के अंदर फंक्शंस बनाकर और फंक्शन के अलग फाइल भी बना सकते हैं। तो अभी मेरा मकसद ये है कि एपीआई जो है वो फैच कर सकें हम। ठीक हो गया। अच्छा, अब एपीआई को फैच करने के लिए PHP के अंदर जो है वो कर्ल एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कर्ल बेसिकली उसको PHP के अंदर कहते हैं CURL। ठीक है जी, जो उसको किसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको फैचिंग दी एपीआई, और या कोई आपने ऑनलाइन डाटा पढ़ा है उसको आपने फैच करना है तो आप CURL को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कैसे यूज़ होगा। तो मैं PHP 7 यूज़ कर रहा हूँ वर्जन, आपने भी उसी हिसाब से PHP 7 को यूज़ करें, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, उसके अंदर ये बिल्ट इन क्लास आ जाती है, तो हमने वो वाला ऑब्जेक्ट इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम डिफ़ाइन करेंगे जी API URL। अब API URL क्या है कि आपने बताना है कि आपकी जो API है वो किस URL पर चल रही है, कोई ना कोई उसका ऑनलाइन लिंक होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने Node.js के अंदर बनाई हुई थी, API बनाई हुई थी, उसको हम रन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने रन कर ली। अब इस API का लिंक क्या था जी, लोकल होस्ट 300/products। ठीक है, ये जो लिंक है किसके लिए, ये लिंक गेट फंक्शन के लिए। तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे। अब ये लोकल होस्ट क्यों है, क्योंकि मैंने अभी तरी पता है जो डिप्लॉय की हुई है Node.js वो लोकल है, सिस्टम के अंदर है। अगर आप किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप Node.js डिप्लॉय करते हैं तो आपने वो वाला लिंक भी इसको देना है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट्स आ गया। अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल है कर्ल का वो आपने बनाना है। फॉर एग्जांपल CURL, ये मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस इनिशियलाइजेशन के अंदर आपने क्या करना है, API का URL सेंड कर देना है। ठीक हो गया, फिर आपने बताना है कि ये मैं गेट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कर्ल सेट ऑप्शन। ठीक है, इस सेट ऑप्शन के अंदर आपका वेरिएबल जाएगा कर्ल का। ठीक है, दूसरी आपके पास जाएगी कर्ल OPT रिटर्न एंड ट्रांसफ़र। रिटर्न एंड ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि हमें डाटा यहाँ से भेजना भी है और वापस भी लेके आना है, इसको आपने ट्रू कर देना है। ये वाली जो सेट ऑप्शन है हर मेथड के लिए यूज़ होगी, पोस्ट हो, अब पुट हो, डिलीट हो या गेट हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स लेना है, कर्ल रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्स क्या आया वहाँ से, वो आप कैसे लेंगे जी, कर्ल डॉट उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अंदर क्या जाएगा जी, आपके पास ये वेरिएबल चला जाएगा। ठीक हो गया, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊँ, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। स्टेप 1 आपने URL देना है किसका, API का। स्टेप 2 आपने देना है, इनिशलाइज करना है आपने कर्ल का ऑब्जेक्ट। स्टेप 3 आपने बताना है दिस इज़ द गेट रिक्वेस्ट। स्टेप 4 आपने बताना है कि रिस्पॉन्स उसका क्या आया, इसको हमने चेक करना है इफ़ रिस्पॉन्स इक्वल टू फॉल्स है। अगर तो फॉल्स है तो आपने यहाँ क्या करना है, इको कर लें या जो भी है कि जी एरर आ गया, API इज़ नॉट रनिंग। ठीक हो गया, और एल्स में आपने क्या करना है, और इसके बाद आप क्या कहते हैं, कर्ल को क्लोज कर लें। अच्छा, अब वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वो JSON फॉर्मेट में होगा, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे JSON डाटा, उसको आपने JSON डिकोड करना है और इसके अंदर आपने क्या कर देना है, जो कर्ल रिस्पॉन्स आया वो पास कर देना है। तो ये क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स आया हुआ है जिस मर्जी फॉर्म में आया है वो तो डिकोड करेगा JSON में और आपको एक ऑब्जेक्ट बना देगा, ऑब्जेक्ट एरे बना देगा JSON की। तो उसको आपने कैसे यहाँ से फॉर ईच और
जेसॉन डाटा इज़ एरे। फॉर एग्जांपल इसको मैं डाटा नहीं कहता, इसको मैं एरे कह रहता हूँ। ये जेसॉन एरे आई है हमारे पास, ठीक है, एरे एज जेसॉन OBJ कर लें, ये हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह हमने एक वैल्यू गेट की। अब हमने क्या करना है, इसको टेबल फॉर्मेट में लेके जाना है। तो टेबल फॉर्मेट में हम क्या करेंगे जी, इको tr td close td close और एक इको जो है जो क्या करेगा, रो को क्लोज करेगा, ठीक हो गया। अब इस टीडी के अंदर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है। कैसे करेंगे जी, जेसॉन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, पी टाइटल, ठीक है। अब ये पी टाइटल कहाँ से आया, ये आपका डेटाबेस से आया। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में आपका पी टाइटल है, तो इस तरह आपने इन्फॉर्मेशन को फैच करना है। पी टाइटल है, दूसरा हमारा पी डिस्क्रिप्शन है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, सिंगल कोट प्लस का साइन, फिर प्लस, फिर सिंगल कोट, इसके दरमियान में आपने क्या करना है, जेसॉन ऑब्जेक्ट, और ये पी डिस्क्रिप्शन आ गया। इसी तरह ये प्लस दोबारा से इसके अंदर जेसॉन ऑब्जेक्ट, और क्या रह गया जी हमारे पास आखिरी, पी प्राइस, ये पी प्राइस आ गई, ठीक हो गया। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये एपीआई को उसने रन किया, एक्सिक्यूट किया, और उसके बाद इसने रिज़ल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहिए। तो होप सो मैं इसको रन करने लगा। तो जी वो कह रहा है जी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर ऑन लाइन 73। माय फॉल्ट, इसके अंदर जो कंकैटिनेशन होता है वो डॉट के साथ होता है। देखा, आप जब मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर काम आता हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंकैटिनेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये कंकैटिनेशन का इशू था। मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें जी, आपके पास एपीआई के थ्रू डाटा आया है, जो आपके डाटाबेस के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी वही वैल्यू आपके सामने आई है, ठीक है जी। कोई मैंने इसमें चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एपीआई को कॉल किया है। बाकी आपने एपीआई जो पिछली मेरी वीडियो जिसने देखी हुई है उसको पता है कि कैसे आपने गेट फंक्शन को आपने बनाया था, उसकी एपीआई को कैसे कॉल किया। तो देखिए, मैंने छोटी सी एप्लीकेशन बनाई और उसके अंदर मैंने कितनी जल्दी से डाटा को फैच कर लिए, ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको रेस्टफुल एपीआई का मकसद समझ आ गया होगा, हम क्यों बनाते हैं, क्या वजह है इसकी, और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रेस्टफुल एपीआई में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपका जो Node.js सर्वर है वो रन होना चाहिए। अगर वो रनिंग स्टेट में नहीं है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फ्लॉप हो जाएगी, वो शट डाउन हो जाएगी, ठीक है, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो उम्मीद यही है कि आप ऐसा किया करें कि फॉर एग्जांपल Node.js को देखें और रनिंग स्टेट में, अगर रनिंग स्टेट में है तो आपकी एप्लीकेशन इज़ रनिंग स्टेट। ये भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल Node.js आपका नहीं चल रहा, एप्लीकेशन आपकी बनी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, Node.js जिसने बनाई है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस सर्वर वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भाई हमारी एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रही, ठीक है। और आप अपनी जो वेबसाइट है उस पर बता सकते हैं कि जी डाटाबेस के साथ या कनेक्टिविटी इशू है और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन। अगर आपकी वेबसाइट, आपका वेबसाइट का सर्वर ही नहीं चल रहा, तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपका Node.js का सर्वर जो एपीआई है वो नहीं चल रही, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि हमने यहाँ पे गेट फंक्शन कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट, ठीक है जी, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग PHP एंड यूजिंग PHP एंड रेस्टफुल एपीआई, ठीक है, कि हम PHP के थ्रू कैसे पास करेंगे डाटा, ठीक है। और वहाँ पे तो हमने चेंज नहीं करना है एपीआई के अंदर, उसने खुद ब खुद इंसर्ट कर देना है, और यहाँ पे हम कहेंगे जी आप डाटा इंसर्ट हो चुका है और आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।